तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मनी हाइस्ट की 10 ऐसी चीजें जो कि मनी हाइस्ट को रिलीज हुए आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं और आज तक हम स्पॉट नहीं कर पाए। मैंने पर्सनली ये सीरीज दोबारा देखी और मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली जो कि यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है। तो भाई अगर ये सीरीज आपने बहुत ज्यादा शिद्दत से देखी है तो आपको भी ये डिटेल्स दिख गए होंगे, लेकिन दोस्तों जिसने नहीं देखी यकीन मानिए दोस्तों उसके लिए तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप भी एंड तक बने रहिए। बाकी दोस्तों आपसे मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये करना था कि भाई देखो मनी हाइस्ट तो अब जा चुकी है, लेकिन दोस्तों मूव ऑन करना भी जरूरी है। आप नई नई सीरीज ट्राई कीजिए और दोस्तों मुझे बताइए कि आप उन सीरीज के बारे में क्या जानना चाहते हैं और उन सीरीज के बारे में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। और दोस्तों आपने कौन सी सीरीज देख ली है और उन सीरीज के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी बिना देरी किए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। भाई मनी हाइस्ट के थीम सॉन्ग को कौन भूल सकता है, माई लाइफ इज गोइंग ऑन। भाई यकीन मानिए जब ये गाना इंट्रो में बजता है ना तो मैं तो भाई कभी भी इंट्रो को स्किप नहीं करता, क्योंकि भाई ये गाना इतना अच्छा है ना कि स्किप करने का मन ही नहीं करता। तो भाई एपिसोड 8 का वो सीन तो आपको याद ही होगा। यहाँ पर बर्लिन तात्याना का पीछे करते करते एक बार में पहुंच जाता है और वहां पर उसे राफेल भी मिलता है। तो भाई वहां पर जो 2 बार सिंगर्स होते हैं वही होते हैं सिसिलिया क्रिल और मानिल सेंटिस्टाबैन। मतलब कि सिसिलिया क्रिल जिन्होंने माई लाइफ इज गोइंग ऑन गाया हुआ है और जिन्होंने कंपोज किया है इस गाने को, उनका नाम है मानिल सेंटिस्टाबैन। अच्छा दोस्तों राफेल की आपको पहली हाइस्ट तो याद ही होगी जहां पर वो एक होटल में जाकर चोरी किया करते हैं और यहाँ पर दोस्तों बर्लिन उसे एक बात समझाता है कि अगर तुमको कोई चीज चाहिए तो आपको उससे वो चीज चुरानी होगी। और यहाँ पर दोस्तों राफेल पलट कर तात्याना की तरफ देखता है। तो यहाँ से दोस्तों हमको यही चीज यहीं से समझ में आ जानी थी कि भाई आने वाले वॉल्यूम में यहाँ पर राफेल तात्याना को चुरा कर ले जाने वाला है। दोस्तों आपने ये चीज नोटिस की या नहीं की नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और दोस्तों क्रिएटर्स ने शुरू से ही इस बात को बहुत अच्छे तरीके से हमको समझा दिया था, लेकिन दोस्तों हम नादान समझे नहीं। लेकिन दोस्तों हेड्स ऑफ टू क्रिएटर्स, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से भाई हमको ये समझाने की कोशिश की थी। यहीं से दोस्तों मुझे एक बात और याद आती है कि भाई चोर तो चोर होता है, भले ही वो आपकी या तो बंदी चुरा ले या तो पैसा। अच्छा दोस्तों आज तक ये बात किसी को भी नहीं मालूम है कि भाई एक्चुअल में नेटफ्लिक्स ने मनी हाइस्ट के राइट्स कितने में लिए थे। दोस्तों अगर आप इस चैनल को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भाई ये जो शो है वो 1 नंबर का फ्लॉप शो था। स्पेन में इस शो को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, इस शो को आगे नहीं बढ़ाया जाने वाला था। लेकिन दोस्तों फाइनली नेटफ्लिक्स ने अपना हाथ बढ़ाया कि भाई चलो हमारे प्लेटफॉर्म पर आप आपका शो लगा लो। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि नेटफ्लिक्स ने इस शो के राइट्स कितने डॉलर्स में लिए थे? चलो मैं आपको मौका देता हूं दोस्तों, आप गैस करो। 1 2 3 टाइम इज अप। भाई पूरे $2 में लिए गए थे इसके पूरे राइट्स। और भाई जीसस कैल्मिनार के अकॉर्डिंग भाई उनके वो बहुत ज्यादा बुरे दिन थे, तो उनके पास भाई कुछ और रास्ता भी नहीं था इस सीरीज के राइट्स देने के अलावा। लेकिन दोस्तों जैसे ही सीरीज को नेटफ्लिक्स पर डाला गया तो यकीन मानिए दोस्तों इस सीरीज की इतनी ज्यादा मांग बढ़ गई कि भाई इसकी कोई लिमिट ही नहीं रही। और इसके बाद भाई ये शो किस तरीके से चला है ये बताने के लिए दोस्तों शायद मुझे आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अच्छा दोस्तों आपको और तो याद ही होगा सबसे ज्यादा हेट किए जाने वाला कैरेक्टर। भाई इस कैरेक्टर को वॉल्यूम 2 में क्यों नहीं डाला गया? आपके मन में ये बहुत बड़ा सवाल होगा। देखिए दोस्तों दरअसल ये स्क्रिप्ट राइटर का आलस था। अगर उस कैरेक्टर को दोबारा डालना होता तो उसकी स्क्रिप्ट दोबारा लिखना होता। और इस बार यहाँ पर इस चीज का फैसला लिया गया कि अगर इस कैरेक्टर को डाल भी दिया गया तो अब ये बैंक ऑफ स्पेन में जाकर क्या करेगा और आखिरकार किस तरीके से यूजफुल साबित होगा। तो यहाँ पर दोस्तों स्क्रिप्ट राइटर और सारे मेकर्स ने ये फैसला लिया कि अब हम इस कैरेक्टर को आगे नहीं डालने वाले। और भाई वॉल्यूम 2 में हमको वह कैरेक्टर देखने को नहीं मिला। और दोस्तों आप ही बताइए अगर इस कैरेक्टर को दोबारा डाल भी दिया जाता तो आखिरकार ये किस तरीके से काम आता। अच्छा दोस्तों प्रोफेसर का आपको एक रूल तो याद ही होगा कि किसी भी इंसान से आपको पर्सनल रिलेशन नहीं बनाने। और यहाँ पर दोस्तों आखिरकार ये रूल तो टोक्यो और प्रोफेसर खुद ने तोड़ा। लेकिन दोस्तों जब तक वो रूल प्रोफेसर ने फॉलो किया तब तक उनके पोस्चर को आप ध्यान से देखिए, थोड़े झुके से लगते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो बैंक ऑफ स्पेन में जाते हैं तो यहाँ पर उनको कॉन्फिडेंस देखने लायक लगता है और उनका जो पोस्चर है वो भी थोड़ा स्ट्रेट सा होता है। और बैंक ऑफ स्पेन की तरफ वो जिस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर वो प्रोफेसर अपनी पावर को दर्शाते हैं। भाई दोस्तों टोक्यो के मरने का सीन कौन भूल सकता है? यकीन मानिए वो वॉल्यूम 1 का बहुत ज्यादा रुला देने वाला सीन था और हमको बहुत ज्यादा क्यूरियस कर दिया था सीजन 2 के लिए। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि जब टोक्यो जमीन पर लेटी हुई थी और गांधिया ने उसके ऊपर बंदूक तान दी थी तो यहाँ पर टोक्यो ने कुछ लाइंस बोली थी, इफ आई कांट रन फ्रॉम माई बॉडी लेट माई सोल बी फ्री। देखिए दोस्तों अगर आप इसका हिंदी डब देखने जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये लाइंस इतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि डायलॉग्स को थोड़े बहुत
चेंज कर दिए जाते हैं हिंदी डब के दौरान, नहीं तो दोस्तों वो उतने ज्यादा सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चीज को इंग्लिश में देखने जाएंगे तो आपको इस चीज का मतलब सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि भाई ये एक्यूरेट वही की वही लाइन एपिसोड 1 का रेफरेंस है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब हमने टोक्यो को पहली बार देखा था और अब इस टोक्यो को आखिरी बार देख रहे हैं तो भाई ये एक पूरा सर्कल पूरा कर दिया है कैरेक्टर ने, जिसको कि भाई दर्शाने का तरीका मुझे तो भाई बहुत ही पसंद आया। बाकी दोस्तों आपको डिटेल पता थी या नहीं पता थी, नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों हम सबका एक बहुत बड़ा सवाल है कि भाई मरने के बाद भी टोक्यो नरेशन क्यों दे रही थी और कैसे दे रही थी। देखिए दोस्तों नरेशन देने के लिए ये जरूरी तो नहीं कि इंसान जिंदा ही हो, ये जो नरेशन यहाँ पर टोक्यो दे रही थी वो हेवन से था। अब दोस्तों मनी हाइस्ट के आप बहुत बड़े फैन हो तो आपको एक चीज तो बहुत अच्छे तरीके से याद होगी कि यहाँ पर जब भी टोक्यो और प्रोफेसर मिलते हैं तो यहाँ पर टोक्यो प्रोफेसर को अपना गार्जियन एंजल मानती है। और यहाँ पर जब टोक्यो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है तो उसे ऐसा लगता है कि प्रोफेसर उसे देख रहे हैं और प्रोफेसर ने जो भी टोक्यो के लिए अब तक किया था अब टोक्यो प्रोफेसर के लिए करना चाहती थी। और दोस्तों यहाँ पर टोक्यो के कुछ फाइनल वर्ड्स भी इसी तरीके से थे कि तुम मेरे शरीर को भले ही मार सकते हो लेकिन मेरी रूह को बिल्कुल नहीं मार सकते। और दोस्तों बात रही नरेशन की, तो नरेशन दोस्तों यहाँ पर टोक्यो हेवन से कर रही थी एंजल बनकर। एलिसिया सियरा और प्रोफेसर के रिलेशन को हम बहुत पहले से ही जानते हैं कि भाई ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हुआ करते थे सीरीज 1 के फर्स्ट एपिसोड से ही। और सीजन 5 के दौरान इन दोनों का जो मिलना था तो यकीन मानिए बहुत चौंका देने वाला था। तो दोस्तों आपको तो याद ही होगा जब एलिसिया सियरा स्टॉर्म वाटर टैंक से अपने बच्चे को लेकर भागती है तो अपना चश्मा वहाँ पर गलती से गिरा देती। और जब एलिसिया सियरा तमायो से मिलने जाती है तो यहाँ पर वो प्रोफेसर का चश्मा अपने साथ लेकर जाती है। तो जब वो तमायो से बात करती है तो प्रोफेसर का चश्मा पहनकर ही बात करती है। ये इस चीज का साफ साफ इंडिकेशन है कि वो प्रोफेसर को अपनी एक शील्ड की तरह बना रही है। और जब तमायो ने एलिसिया सियरा का ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो यहाँ पर एलिसिया सियरा ने तय कर लिया कि मैं प्रोफेसर के साथ ही जाने वाली हूँ। तो यहाँ पर चश्मा एक भरोसे की तरह है। जब एलिसिया सियरा प्रोफेसर को चश्मा वापस देती है तो वो अपना भरोसा भी वापस देती है। और दोस्तों फाइनली हमको ये यकीन हो ही जाता है कि भाई अब ये दोनों साथ हैं और अब किसी को कोई धोखा नहीं देने वाला। और आखिरकार एलिसिया सियरा के पास कोई भी चांस नहीं बचता है। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। तो भाई लास्ट पॉइंट हमारा निकल कर आता है नायरोबी से रिलेटेड। नायरोबी एक बहुत ही सही कैरेक्टर था, एक ब्रेव कैरेक्टर, एक जिम्मेदार कैरेक्टर, एक बहुत ही लवेबल कैरेक्टर। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि नायरोबी के कैरेक्टर को और आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया? देखिए दोस्तों एक बहुत ही जरूरी चीज थी। अगर दोस्तों नायरोबी नहीं मरती बाकी हाइस्ट मेंबर्स के दिल में उस तरह की आग ही नहीं लगती और उस तरीके का बदला वो कभी ले ही नहीं पाते। नायरोबी का मरना बाकी हाइस्ट मेंबर के दिमाग में एक बदले की भावना भर देता है। तो दोस्तों पर फाइनली राइटर्स ने ये सोचा कि यहाँ पर नायरोबी को मार दिया जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। लेकिन दोस्तों आपने क्या डिटेल्स यहाँ पर एनालाइज की है उनको नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ भाई आपकी फेवरेट वेब सीरीज मूवी नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना भी बिल्कुल मत भूलना। हम कोशिश करेंगे कि सारी वेब सीरीज पर वीडियो जल्दी आए। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले ही एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।